देखिए, कल हमने आपके लिए परिवर्तन के बारे में समझाया था। अब आपका यहाँ से लेसन 6 स्टार्ट होता है। ठीक है, परिवर्तन के बारे में बताया था। परिवर्तन के बारे में बताया था कि पदार्थ की अवस्था का बदलना परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ की अवस्था जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो वो परिवर्तन कहलाता है। कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है और द्रव से वह किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। गैस को ठंडा करोगे द्रव में बदल जाएगी, द्रव को ठंडा करोगे तो वह ठोस में पुनः स्थापित हो जाएगी। तो पदार्थ की अवस्था का बदलना क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। यानी ठोस से जब कोई वस्तु द्रव में बदल रही है तो वो उसके अंदर क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवर्तन। इसके बाद परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 है आपका भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 है आपका रासायनिक परिवर्तन। नंबर 1 है आपका भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 है आपका क्या? रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? देखो, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुणों का अल्प समय के लिए परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुणों का अल्प समय के लिए परिवर्तन होता है। अल्प का मतलब होता है कम से कम समय के लिए परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में हम जिस पदार्थ के साथ क्रिया कराते हैं उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अभिकारक से उत्प्रेरक, वो अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक को प्राप्त कर लिया जा सकता है। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ये इसके क्या होंगे? गुण होंगे। ये एक अस्थायी परिवर्तन है। कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है। यानी इसमें पदार्थ की अवस्था के मूल गुण नहीं, वो मूल रूप बदलता है इसका। कैसे? जैसे बर्फ को गर्म किया, पानी बन गया, तो बर्फ ठोस अवस्था थी और ठोस से क्या बन गई? वो द्रव में। और पानी को जब ठंडा किया तो वो किस में बदल गया? बर्फ में। बर्फ क्या थी उसकी? ठोस अवस्था। तो ये क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। नंबर 1 जल की अवस्था का बदलना या जल की अवस्था में परिवर्तन। जल की अवस्था में परिवर्तन कैसे? जैसे बर्फ आपकी कैसी होती है? ठोस होती है। बर्फ को जब गर्म किया जाता है तो वो किस में बदल जाती है? जल में बदल जाती है। ठीक है, जल इसकी कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था है। और जल को और अधिक गर्म किया जाता है तो वो किस में बदल जाती है? वाष्प में बदल जाती है। वाष्प कौन सी अवस्था है इसकी? गैस है। इस वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वह जल में बदल जाती है। ठीक है, और जल को जब ठंडा किया जाता है तो वह बर्फ में बदल जाता है। रहा तो ये जल का जल ही। ठीक है, इसीलिए ये किसका है? भौतिक परिवर्तन है। कागज़ को फाड़ना, कागज़ फाड़ने पर कागज़ ही रहता है। कागज़ को फाड़ना, कागज़ फाड़ने पर कागज़ ही रहेगा। लोहे को गर्म करना, लोहा को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने से पहले उसकी कैसा रंग होता है? काला रंग होता है। और गर्म किया जाता है तो वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और गर्म करके फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो कैसा हो जाता है? पुनः काला। कैसा हो जाता है? काला। तो अपन कह सकते हैं कि लोहे की अवस्था यानी लोहे को गर्म करना क्या कहलाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। यानी इसका मूल रूप और मूल अवस्था दोनों ही परिवर्तित हो
जाते हैं, ठीक है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दोबारा से परिभाषा देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल देके देखें तो नंबर 1 एग्जाम्पल है आपका कोयले का जलना। कोयले को जलाया जाता है, तो जलाने पर कोयला कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं? राख, धुआं, प्रकाश और ऊष्मा, ये 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्या इन चारों चीज़ों को मिलाकर दोबारा से कोयला बनाया जा सकता है? नहीं। क्या है? कोयला नहीं बनाया जा सकता। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें अभिकारक से उत्पाद को तो प्राप्त कर लिया जा सकता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन ये स्थायी परिवर्तन है। कैसा है? स्थायी परिवर्तन है, ठीक है। और इसमें हमेशा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। कोयले को जब जलाया जाता है तो कोयले से आपके लिए राख, धुआं, प्रकाश और ऊष्मा ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, लेकिन इनको मिलाकर दोबारा अपन क्या नहीं बना सकते हैं? कोयला नहीं बना सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरा एग्जाम्पल हो गया, आप दूध से दही का जमना या दूध से दही का बनना, ठीक है। जब दूध से दही बन जाता है, क्या आप दही से दूध बना सकते हो? नहीं। तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। यानी अपन जिस पदार्थ के साथ क्रिया कराते हैं उसे दोबारा प्राप्त न किया जा सके तो वह कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। भोजन, फल, सब्जी इत्यादि का किण्वन यानी भोजन, फल, सब्जी ये सड़ जाते हैं, तो सड़ने के बाद क्या इनसे शुद्ध वस्तुएं बनाई जा सकती हैं? नहीं। लोहे पर जंग लगना, जंग लगे हुए लोहे से कभी भी शुद्ध लोहा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। अब इसके गुण या विशेषताएं आप देखोगे रासायनिक परिवर्तन की, तो पहली विशेषता तो ये हो जाएगी इसकी कि ये परिवर्तन कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। और भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है, क्योंकि इसमें तो अपन अभिकारक से उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं और उत्पाद से अभिकारक भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये आपका कौन सा होगा? अनुत्क्रमणीय। और ये कैसा रहेगा? उत्क्रमणीय। दूसरा, ये एक अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि इसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक को बनाया जा सकता है, लेकिन ये एक कैसा होगा? स्थायी परिवर्तन होगा। इसमें अभिकारक से उत्पाद तो बना लिया जा सकता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद इसमें हमेशा एक नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में, लेकिन भौतिक परिवर्तन में किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आ गया समझ में? इसके बाद ये तो रही आपकी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की परिभाषाएं और इनके उदाहरण और इनके गुणधर्म। इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। इसके बाद आता है क्या आपका? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण से पहले आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? परिभाषा अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अपन के क्या आते हैं? रासायनिक समीकरण आते हैं। क्या आते हैं? रासायनिक समीकरण आते हैं। अच्छा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यानी अभिक्रियाओं के अभिकारक और उत्पादों को उनके शब्दों एवं प्रतीकों के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन एक अभिक्रिया लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया कराई अपन ने और क्या प्राप्त हुआ आपके लिए?
हाइड्रो ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, ये आपका कौन सा क्या होगा, शब्द समीकरण होगा। क्या होगा, शब्द समीकरण। अब इससे ये जो अभिक्रिया दे रखी है, इसे इसके प्रतीकों या अणु यौगिकों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, लेकिन ये समूह के रूप में क्रिया करेगा, H2 प्लस ऑक्सीजन यानी O2 इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, H2O। क्या कहलाएगा, H2O। ठीक है, यानी जल कहलाएगा। तो इसे अपन क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद आता है रासायनिक समीकरणों को लिखने का तरीका। रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में हमेशा दाईं ओर तो अभिकारकों को लिखा जाता है, तीर के दाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है, और तीर के बाईं ओर किसको लिखा जाता है, उत्पाद को लिखा जाता है। उत्पाद से अभिकारक को अलग करने के लिए इनके मध्य में तीर के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अभिकारक का अर्थ होता है क्रियाकारक, यानी क्रिया करने वाला। उत्पाद का अर्थ होता है क्रियाफल, क्रियाफल यानी क्रिया करने वाला अभिकारक कहलाता है, और उत्पाद क्या कहलाएगा, क्रियाफल। क्रिया होने के बाद में जो भी फल प्राप्त होता है उसे क्रियाफल अर्थात उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियाफल अर्थात क्या कहेंगे अपन उसको, उत्पाद। जैसे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। यहाँ ये तो क्या कहलाएगा आपका अभिकारक, और ये क्या कहलाएगा आपका उत्पाद। जो क्रिया करने वाले होते हैं उन्हें अपन अभिकारक कहते हैं, और जो क्रिया करने के बाद जो भी चीज़ प्राप्त होती है उसे अपन क्रियाफल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियाफल कहते हैं। इसके बाद अगला नियम है या अगला तरीका है कि रासायनिक समीकरणों को शब्द समीकरण के रूप में लिखना अधिक लंबा हो जाता है। इन्हें इनके प्रतीकों, यौगिकों एवं अणुओं के रूप में या सूत्रों के रूप में लिखना अधिक सरल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की क्रिया आप किसके साथ करा दो, ऑक्सीजन के साथ। आपके लिए क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो अब ये है आपका शब्द समीकरण। क्या है, शब्द समीकरण। तो देखो ये तरीके में नियम है आपका क्या, कि रासायनिक समीकरणों को शब्द समीकरण के रूप में लिखना अधिक लंबा हो जाता है। इन्हें इनके प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना अधिक लाभदायक होता है। तो जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक होता है क्या आपका Mg प्लस ऑक्सीजन यानी O2 इज इक्वल टू आपके लिए क्या प्राप्त होगा, MgO। तो आप बताइए, ये शब्द समीकरण और ये आपका सूत्र समीकरण है, कौन सा सरल तरीका रहा। ये नीचे वाला जो तरीका है आपका कैसा रहेगा, सरल रहेगा। कैसा रहेगा, सरल रहेगा। ठीक है, तो इन्हें इनके शब्द समीकरण रासायनिक समीकरणों को शब्द समीकरण के रूप में लिखना अधिक लंबा हो जाता है। इन्हें इनके सूत्र समीकरण के रूप में लिखना अधिक सरल होता है।
इसके बाद अगला आएगा क्या, इसके बाद आपका अगला नियम आएगा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, अर्थात रासायनिक समीकरणों के प्रकार। तो प्रकार से पहले अपन रासायनिक समीकरणों की भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाना आवश्यक है। भौतिक अवस्था के रूप में कौन कौन सी चीज़ें दर्शाई जाती हैं? एक तो आपका ठोस, द्रव, गैस और जलीय मिश्रण। ठोस, द्रव, गैस और जलीय मिश्रण। रासायनिक समीकरणों की रासायनिक समीकरणों में सूत्रों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना भी सरल होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी अवस्था ठोस है या किसकी द्रव है और किसकी गैसीय अवस्था है और कौन सा जलीय मिश्रण है। ठीक है, तो ठोस को अपन किससे दर्शाते हैं? एस यानी सॉलिड, और द्रव को एल यानी लिक्विड, और गैस को जी से, और जलीय मिश्रण को किससे? AQ से प्रदर्शित करते हैं। अब आपके लिए मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे Mg + O2 = क्या प्राप्त हुआ? MgO। तो मैग्नीशियम धातु है, धातु हमेशा कैसी होती है? ठोस। मैग्नीशियम क्या है? धातु, यानी पॉजिटिव है, धातु है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इतना तो पता होना चाहिए, मैग्नीशियम धातु है, तो धातु कैसी होती है? ठोस होती है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है आपकी? गैस। प्राप्त क्या हुआ है आपके लिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम के तार को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया है, और दहन करने पर आपके लिए श्वेत रंग की एक भस्म प्राप्त हुई है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और भस्म यानी राख की प्रकृति हमेशा सॉलिड होती है, यानी ठोस प्रकृति होती है। कैसी होती है? ठोस। इसी प्रकार कोयले का दहन, अगला एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, कोयले का दहन। C + O2 = क्या प्राप्त हो जाएगा? CO2। कोयला, कार्बन, C + O2 = क्या प्राप्त हो जाएगा? CO2। तो कोयले का दहन, कोयला कैसा होता है? ठोस, और ऑक्सीजन क्या है? गैस। और प्राप्त क्या होगा आपके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या प्राप्त होगी? गैस, जी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अंतिम यानी लास्ट में उत्पाद जब शेष बचता है और उसकी गैसीय अवस्था की प्रकृति है, तो उसके लिए अपन ऊपर के लिए चिन्ह लगा देंगे। क्या बता रहा हूँ मैं? कि रासायनिक समीकरणों में शेष अंतिम उत्पाद गैस बचता है, तो उसके लिए जी के स्थान पर तीर का चिन्ह ऊपर की ओर दर्शा सकते हैं। क्यों? गैस हमेशा कहाँ उड़ती है? वायुमंडल की ओर, ऊपर की ओर उड़ती है। ठीक है, गैस हमेशा कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि हल्की होती है बाहर में। और यदि ठोस आ जाता है, ठोस के लिए अपन क्या लगाएंगे? तीर का चिन्ह नीचे की ओर, क्योंकि ठोस वस्तुएं हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती हैं। गिरती हैं कि नहीं गिरती हैं? तो अपन एस की जगह पर इसको दर्शा सकते हैं और जी की जगह पर इस चिन्ह को भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। गंधक का दहन, S + O2 = क्या प्राप्त होगा आपके लिए? SO2। तो गंधक सॉलिड में आएगा, गंधक बोले तो सल्फर, सल्फर का दहन, तो ये इसकी भौतिक अवस्था अपन दर्शा सकते हैं। तो गंधक ठोस होता है, तो S, और ऑक्सीजन क्या है आपकी? गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है आपकी? गैस। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी भौतिक अवस्था को दर्शाओगे तो ये भी सही रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? सही रहेगी। तो रासायनिक समीकरणों को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में निरूपित करने के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना भी आवश्यक है। तो इस तरीके से इनकी भौतिक अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं। अब इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है आपका असंतुलित, रासायनिक समीकरण, और नंबर 2 आते हैं आपके लिए संतुलित
रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? पहले परिभाषा देखिए। पहले एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपके लिए, जैसे Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि संतुलित क्या होता है और असंतुलित क्या होता है। देखो, इसको क्या बोलते हैं अपन? अभिकारक, और इसे क्या बोलते हैं अपन? उत्पाद। तो देखो, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के चिन्ह के दोनों ओर, इधर भी और उधर भी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारकों तथा उत्पादों, नहीं आई समझ में परिभाषा? दोबारा देखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों तथा यौगिकों का परमाणु द्रव्यमान समान न हो तो उसे अपन असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित का दूसरा नाम भी है क्या? कंकाली। क्या नाम है? कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों तथा यौगिकों, तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्वों तथा यौगिकों का परमाणु द्रव्यमान समान न हो तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यदि परमाणु द्रव्यमान समान है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समान नहीं है तो असंतुलित और समान है तो संतुलित। अब यहाँ आप देखोगे कि ये अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है या असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। देखिए, यहाँ मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। और यहाँ मैग्नीशियम का कितना है? 1। और ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो अब बताइए, क्या तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारकों उत्पादों के तत्व तथा यौगिकों का परमाणु द्रव्यमान समान है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अणु के रूप में है, अर्थात इसके 2 परमाणु हैं और यहाँ केवल स्वतंत्र परमाणु हैं। ठीक है। तो यहाँ इसका कितना है? 1 है। तो ये अभिक्रिया कैसी है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ये समीकरण कैसा है आपका? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? अर्थात इसे संतुलित कैसे किया जाएगा और संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है। संतुलित करना क्यों आवश्यक है? एक बार मैं देख लियो, 30 मिनट रह जाए जब लगा कर दी बंद। संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है। तो देखिए, आपके लिए एक नियम दिया गया था, 9th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा था आपका स्थिर अनुपात का नियम। 2 नियम दिए थे। कौन कौन से? एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम में तो ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो निश्चित रहता है। अपन का द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था? और इसी नियम के पालना करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की परिभाषा क्या दी थी उसमें? रासायनिक अभिक्रियाओं में अर्थात रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं के द्रव्यमान को ना ही तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है।
इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या नियम बताया था कि रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान ना ही तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की एक विधि है जिसे हिट एंड ट्रायल ऑफ मेथड विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? हिट एंड ट्रायल ऑफ मेथड विधि कहते हैं। ये विधि क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? यह रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल ऑफ मेथड विधि कहते हैं। परिभाषा क्या है? इसके अनुसार रासायनिक समीकरणों में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का मतलब है यहाँ पर द्रव्यमान का उपयोग कर रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल ऑफ मेथड विधि कहते हैं। एक बार दोबारा से सुनिए। रासायनिक अभिक्रियाओं में या रासायनिक समीकरणों में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान का उपयोग कर रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल ऑफ मेथड विधि कहते हैं। अब आइए, हिट एंड ट्रायल ऑफ मेथड विधि कहते हैं। फिर एक और नियम लगता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से पहले उन्हें बक्से में बंद किया जाता है। अभिकारकों को अलग और उत्पादों को अलग। अगर तीर के चिन्ह के यानी अभिकारकों में दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह के दोनों भागों पर यानी दोनों अभिकारकों पर कोष्ठक लगाया जाएगा। और इसी तरीके से इसको भी अपन क्या कर लेंगे? कोष्ठक में बंद कर लेंगे। तो यहाँ सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? हाइड्रोजन, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान यानी कितने परमाणु हैं यहाँ? एक। और उधर भी मैग्नीशियम का कितना है? एक। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? दो। और उधर ऑक्सीजन का कितना है? एक। ठीक है। संतुलित करने के लिए यहाँ दो ऑक्सीजन के हैं, अगर इसमें दो का गुणा कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? दो। तो इसको कहाँ पर लिख देंगे? कोष्ठक के बाहर। कहाँ लिख देंगे? कोष्ठक के बाहर। कोष्ठक के अंदर हमें कुछ नहीं करना है। जो भी संख्या घटानी या बढ़ानी है वो हमें कोष्ठक के बाहर लिखनी है। कहाँ लिखनी है? कोष्ठक के बाहर लिखनी है। अब आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन के कितने हो चुके हैं? दो हो चुके हैं, लेकिन कोष्ठक के बाहर है और ये पूरा यौगिक है। तो यहाँ ये नहीं है कि कोष्ठक के बाहर है तो दो का गुणा केवल ऑक्सीजन से हो, नहीं, ये पूरे यौगिक से होगा। किससे होगा? पूरे यौगिक से। तो यहाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु है और दो से गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? दो। ठीक है। तो यहाँ मैग्नीशियम के कितने हैं? दो। और ऑक्सीजन के कितने हैं? दो। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? दो। मैग्नीशियम का कितना है? एक। यहाँ कितने का गुणा कर दोगे आप? दो का। तो यहाँ मैग्नीशियम के कितने हो जाएंगे? दो। तो दो यहाँ रख दो। अब एक बार ट्रायल लेनी है आपको कि ये अभिक्रिया पूर्णतः संतुलित हुई है या नहीं है। नहीं हुई है। देखिए यहाँ मैग्नीशियम के कितने हैं? दो। और यहाँ मैग्नीशियम के कितने हैं? दो। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? दो। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? दो। यदि एग्जामिनर इसको दे देता है तो आपको इस तरीके से संतुलित करने के बाद इनकी भौतिक अवस्थाएं भी यही दर्शानी है। और भौतिक अवस्थाओं को ना ही तो बराबर में दर्शाया जाता है और ना ऊपर दर्शाया जाता है, केवल नीचे कोने पर। जैसे मैग्नीशियम ठोस होता है, धातु है। ऑक्सीजन क्या है आपकी? गैस। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है आपकी? ठोस है। क्या है? ठोस है। तो अब अपन इसे क्या कह सकते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। परिभाषा क्या होगी?
यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों तथा यौगिकों का परमाणु द्रव्यमान समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरणों को यानी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे कल।